अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क की सियासत में इस वक्त भी एक बोंचाली और हैजानी कैफियत है। 9 मई सानहे के बाद तहरीक इंसाफ तो कुछ हद तक मंजरनामे से गायब ही हो गई है, ताहम सियासी महाज पर पीडीएम हुकूमत के लिए ताहाल भी चैलेंजेस का अंबार मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मुर्शिद का है, जिसने हुकूमत और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की सियासी साख को दाव पर लगा छोड़ा है और अब हर नए दिन के साथ इस दबाव में इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जो बजट पेश किया उसकी मंजूरी भी एक चैलेंज ही बनी हुई है, क्योंकि न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी हलकों से भी इस बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सबसे बढ़कर IMF प्रोग्राम है, जो किसी सूरत मंतकी इंजाम को पहुँच ही नहीं पा रहा, और माजी के दीगर इक़दामात की तरह IMF ने इसहाक़ डार के पेश करदा बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इसका जवाब भी इसहाक़ डार ने माजी की वजूहात की तरह बज़ाहिर जारहाना ही दिया, जिनके बकौल IMF पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर बात करना चाहता है। जहां इसहाक़ डार और हुकूमत IMF के मामले में मुज़ाहमत पर उतर आए हैं, वहां अंदरूनी हलकों और बिलखुसूस अपनी ही पार्टी के मौजूदा या साबका रहनुमाओं की जानिब से भी इसहाक़ डार पर की जाने वाली किसी भी तनकीद को बज़ाहिर बर्दाश्त न करने का फैसला किया गया है। और इस फैसले का बबांग दोहल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ऐलान किया। इनके बकौल इसहाक़ डार पर तनकीद वालों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग इसहाक़ डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल यानी बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने अपनी ही पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही के मौजूदा दौर में चंद माह कबल तक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को भी शटअप कॉल दे दी है। हालिया दिनों में मिफ्ताह इस्माइल ही हैं जो बार बार इसहाक़ डार की पॉलिसियों पर तनकीद भी करते आए हैं और उनकी सलाहियत पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल के अलावा वज़ीर आज़म के अपने मुआविन ख़ुसूसी और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सरबराह कैसर अहमद शेख भी ये मशवरा दे चुके हैं कि वज़ीर आज़म को अपनी टीम बदल देनी चाहिए। अपने हालत हम ठीक नहीं कर पा रहे, भी हमें चाहिए कि हम अपनी इकनॉमिक टीम को चेंज करें। ये सारे अपने रिश्तेदारों पे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, जब उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में रखने लिए वो मशवरा नहीं करते। डार साहब की जो ड्रॉबैक है, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन, उसमें 1 साल से आज तक वो तशरीफ नहीं लाए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कई बार बताया। ताहम वज़ीर आज़म ने अपनी ही पार्टी के लोगों को इसहाक़ डार के खिलाफ बात करने से खबरदार कर दिया है। ताहम सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इसी हुकूमत में मौजूद उन इत्तेहादी जमातों का भी मुंह कैसे बंद करेंगे जो भी इसहाक़ डार की जानिब से पेश किए गए बजट पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। आज ही पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नफीसा शाह ने भी इसहाक़ डार की जानिब से बजट पेश किए जाने को गैर हकीकी और बज़ाहिर इलेक्शन में फ़वाइद लेने का बजट करार दिया। नफीसा शाह के बकौल कहा गया था कि बजट में मुश्किल फ़ैसले करेंगे, लेकिन कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं किया गया। इस वक्त हमारे सरों पर मुआशी तूफ़ान खड़ा है। इसी तरह हुकूमत के लिए मईशत दर्द सर बनी हुई है, तो ऐसे माहौल में वक्त पर इंतखाबात से मुतल्लिक भी चमगोइयाँ हो रही हैं। यह अफवाहें गर्म हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन ना हो और पार्लियामान की मुद्दत में तोसी करा दी जाए। हाँ, वो पार्लियामान की मुद्दत में तोसी होती है या फिर एक एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप की बात भी हो रही है। गो कि आज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी वाज़ेह किया है कि इस साल इलेक्शन जा रहे हैं। इलेक्शन अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इस साल में इलेक्शंस जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस का मरहला भी आएगा। हम सियासत को इम्कानात का खेल भी कहा जाता है, और इस वक्त क्या खेल खेला जा रहा है कुछ वाज़ेह नहीं है। हुकूमती हलकों में भरपूर गौर और फिक्र हो रहा है। आज का दिन भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी मुलाकातों में गुजारा। पहले PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की इत्तलात है। सियासी महाज पर मुस्लिम लीग नून के लिए आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प और अहम था कि जब पार्टी के सदर शहबाज शरीफ एक बार फिर बिला मुकाबला आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं, जबकि पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद हक़ान अब्बासी को कोई भी ओहदा नहीं दिया गया। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मज़हर साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार हैं। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अब सबसे पहले तो बताइएगा कि जो हम देख रहे हैं नून लीग के अंदर, अब वो जब काफ़ी अर्से से बात कर रहे थे कि नून लीग के अंदर काफ़ी मामला चल रहे हैं, बड़ी तनकीद पार्टी के अंदर से इसहाक़ डार की मुआशी पॉलिसीज़ पर हो रही है। आल्दो आज भी महंगाई में 0.2% इजाफा हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो डट के खड़े हो गए। चाहे उनका अपना फैसला है या मियां नवाज शरीफ की हिदायत हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी टांगे खींचेगा इसहाक़ डार की, उसका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। यानी इसका मतलब है कि शाहिद हक़ान अब्बासी को, मिफ्ताह इस्माइल को, दीगर लोगों को पैगाम दे दिए गए हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया कि भाई रहना है तो फिर
इन्हीं पॉलिसीज़ के साथ रहना पड़ेगा, वरना तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी इसहाक डार पे पर्टिकुलरली। जी शुक्रिया समर। देखिए बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के हवाले से भी ली थी, और मिफ्ता इस्माइल को तो बकौल मिफ्ता कि उन्होंने जब इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त भी उन्होंने मिफ्ता से ये कहा था कि आप मेरे अगले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और थ्रू आउट वो मिफ्ता को सपोर्ट करते रहे। और वो इनिशियली इसहाक डार साहब की तकर्री पर खुश नहीं थे। तो जाहिर है अब उनको इस वक्त जो सूरत हाल है वो नवाज़ शरीफ ने इसहाक डार साहब को लेकर आए हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो इसहाक डार साहब को, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना जो है वो बनता है, और उनको ख़ुद भी अब मुस्लिम लीग नून के जिस तरह आज इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी मेरा ख्याल है उनको एग्ज़िट जो है मुस्लिम लीग नून से नज़र आ रही है, और शाहिद खाकान को इसीलिए ओहदा नहीं दिया गया उनको। लेकिन जिस तरह के पार्टी में यही 4 साल के लिए मुंतखब होना, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून सदर, यही इंतखाबी अमल जो है वो और ज़रा ट्रांसपेरेंट हो जाता, कुछ इलेक्शन नॉमिनेशन भरी जाती, कुछ लोग कॉन्टेस्ट कर लेते तो क्या होता। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग का नहीं, सारी सियासी जमातों का मसला है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर इवॉल्व नहीं किया गया पार्टी के अंदर। तो ये इस वक्त जो इसहाक डार साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने सख्ती से कहा है कि तनकीद ना की जाए, वो सारा डिपेंड करता है कि इसहाक डार साहब की अब तक की तो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिस पर तनकीद ना की जाए। और अगर आप किसी को मना कर भी देंगे तो शायद वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे, तो क्या पब्लिक स्टेटमेंट ना देने से इसहाक डार साहब तनकीद से बच पाएंगे? तनकीद से आप सिर्फ उस सूरत में बच पाएंगे जब आपकी माशी पॉलिसी होगी। आप लोगों को डॉलर के हवाले से क्या क्या बातें करते रहे हैं, IMF के हवाले से क्या क्या बातें करते रहे हैं, आज वो आप IMF पे सारे इल्ज़ाम धर रहे हैं। आपकी इसहाक डार साहब जब से आए हैं उनकी कोई एक पॉलिसी बताएं, कोई एक वो पॉलिसी बताएं कि जिस पर उनको सपोर्ट मिली। मदर अब्बास साहब, बात यह है कि वो अपनी पार्टी के लोगों के मुंह तो शायद बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी बड़ी शदीद तनकीद कर रही है, बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज नफीसा शाह बड़ी खुल के बोली है, और कुछ दिन पहले भी, 2 रोज़ पहले भी पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से। नहीं, वो तो खैर अब चले, अब इस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है लेकिन PDM का हिस्सा नहीं है, और तनकीद तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी। देखिए इलेक्शन इस बजट पे सबसे बड़ी तनकीद ये हो रही है कि आपने टैक्स नेट बढ़ाया ही नहीं, यानी आपने चाहे वो दुकानदार हों, जितने लोग टैक्स से इस वक्त बरी ज़िम्मा हैं, किसी को आप टैक्स नेट में नहीं लाए, और आप जो है वो सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। तो आप कैसे टैक्स कलेक्शन कैसे होगी? टैक्स नेट अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? IMF से क्या शिकायत है? IMF जो आपसे बात कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है? IMF बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल में तो इसहाक डार साहब जो है इतने पिछले 6-7 महीने में अगर PDM की गवर्नमेंट को सेटबैक हुआ है और नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा, तो वो इसहाक डार साहब की वजह से हुआ है। सर, ये मौजूदा जो हम देख रहे हैं 2-3 मामला के ऊपर, एक तो बजट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। फिर चेयरमैन PCB के मामले पर भी हम देख रहे हैं नोक झोंक शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के बाग के ज़िमनी इलेक्शन पे भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी खुल के तनकीद हुई, एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम लगाती रही नून लीग। ये जो एक पार्टनरशिप है, ये आपको टूटती हुई दिखाई दे रही है आगे इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए, या फिर आपको लग रहा है कि इंतखाबात में भी ये पार्टियाँ इकट्ठी जाएंगी? चूँकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की थ्रेट कहीं ना कहीं तो अभी भी मौजूद है इनके लिए। इकट्ठी तो नहीं जाएंगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है, जब 2008 में बना था इत्तेहाद, वो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बहुत लूज़ किया, और चूँकि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने और इवन शायद मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने भी एक दूसरे को कबूल नहीं किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि जब इमरान खान या उनका राइज़ हुआ
तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो पीटीआई, जो पीपल्स पार्टी का वोटर था, वो पीटीआई की तरफ चला गया, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो मोर और लेस वही अंदाज था जो पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो बड़ा हुआ है उसी तरह के बयानिए में। इसलिए 2018 के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई पंजाब में, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसका वर्कर जो था वो पीटीआई का हिस्सा बन गया और मुस्लिम लीग नून और कई लोकल लीडर्स भी इसी वजह से। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत कम इम्कान है, बल्कि ना होने के बराबर इम्कान है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके दरमियान कोई इलेक्टोरल अलायंस तो बहुत दूर की बात है। शायद इलेक्शन मदरवा साहब, पंजाब के अंदर तो वैसे भी पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों बड़ी कोशिशें की। जरदारी साहब भी ज़्यादा उन्होंने खेमे जो है वो खेमाजन रहे, लाहौर के अंदर खेमे गाड़े रहे, लेकिन जिन लोगों पे उन्हें ज़्यादा उम्मीद थी कि साउथ पंजाब के लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे, लेकिन वो तो जहांगीर तरीन के ग्रुप में चले गए, तो उन्हें भी वो खातिर खा कामयाबी पंजाब से हासिल हो नहीं सकी, तो शायद फिर नून के साथ हाथ मिला ही ले। अब ये पता नहीं कि वो जरदारी साहब उनके साथ, उनके मुकाबले में मेरा ख्याल है अगर उनका कोई सीट एडजस्टमेंट होगा तो वो जहांगीर तरीन के साथ होगा। मुझे नहीं लगता कि नून के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट होगा सदर्न पंजाब में। अब देखना ये कि जो पीटीआई किस शक्ल में होती है। पीटीआई का एक शक्ल तो ये बन सकती है कि शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और ये सारे लोग मिल के उस नैरेटिव के साथ इलेक्शन में जाएं, चाहे इमरान खान उस इलेक्शन का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन वो उस इलेक्शन में इस नैरेटिव के साथ जाएं कि उसके अंदर जो है वो उनका बयानिया जो है वो चले। अब अगर उसकी जो भी शक्ल निकलेगी वो ओवरऑल पंजाब की पॉलिटिक्स को असरअंदाज करेगी, चाहे वो एज अ कैंडिडेट वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हों या कोई दूसरी शक्ल हो। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सकती है जहांगीर तरीन साहब से। अब ये अलग बात है कि जहांगीर तरीन या इस्तेकाम पाकिस्तान ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग PMLN से बन जाए और PMLN से अंडरस्टैंडिंग उनको सूट करेगी, क्योंकि PMLN का बहरहाल नेट पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा है। तो अब ये एक खिचड़ी बन रही है पंजाब के अंदर और डेफिनेटली पंजाब के अंदर डिवाइडेड हाउस होगा। अच्छा मजहर साहब, जब हम पंजाब की सियासत को ज़्यादा इस वक्त चूँकि मुल्क की सियासत में डिस्कस किया जाता है, ज़ाहिर है सेंटर की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पंजाब का एक बड़ा रोल होता है चूँकि ज़्यादा सीटें वहाँ से होती हैं, लेकिन सिंध के अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खास जिक्र नहीं है। मैं 2-4 खबरें भी नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करता चलूँ कि सिंध के अंदर जो हो रहा है इस वक्त, कि सिंध के अंदर तो अपोजिशन का अमलन ख़ात्मा किया जा रहा है अगले सेटअप के अंदर, देखते हुए कि पीपल्स पार्टी ही मुमकिन तौर पर हमें अगले सेटअप के अंदर भी सिंध के अंदर इक़्तिदार में आती हुई अब तक के हालात के मुताबिक नज़र आ रही है। तो आगे अपोजिशन क्या बनेगी वो तो बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बात करें शिकारपुर की, तो वहाँ पर गौस बख्श महर और उनके बेटे शरियार महर वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो ख़ानदान है उनके साथ भी बातचीत चल रही, पीपल्स पार्टी की डील चल रही है, उनके बेटे को शायद वो शामिल कर लेंगे और मिर्ज़ा साहब के साथ ये डील हुई है कि वो खामोश रहेंगे। फिर इवन नाईद खान और सफ्तर अब्बासी के साथ भी डील चल रही है कि वो लोग भी पीपल्स पार्टी में आ जाए। मुअज़्ज़म जतोई को मुअज़्ज़म को जो है आगे वो जो है एकोमोडेट करेगी पीपल्स पार्टी लाड़काना से सूबाई असम्बली के अंदर। तो अपोजिशन तो सिंध के अंदर लगता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि MQM भी शायद इत्तेहाद में आ जाए पीपल्स पार्टी के साथ। तो सिंध के अंदर तो बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हो रही है सर वहाँ पे। देखिए, समर से जो जरदारी साहब का मेरे नुक्ते नज़र से उनका प्लान नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि सिंध से मैक्सिमम सीट्स पीपल्स पार्टी जीते। अगर वो जो है वो मोर और लेस 70% सीट्स सिंध से जीत जाते हैं और कुछ सदर्न पंजाब से सीटें जीत जाते हैं और बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लेते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास इतनी सीट्स होंगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे जब फेडरल गवर्नमेंट बन रही होगी। अब वहाँ मुस्लिम लीग नून कितनी सीट्स लेती है, जो अगर PTI की कोई शक्ल होती है वो कितनी सीट्स लेते हैं, और क्या PTI इंडिपेंडेंट रहेगी अगर वो लड़ती है इलेक्शन, और क्या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर अगर गवर्नमेंट बना पोस्ट इलेक्शन वो अलायंस हो सकता है, तो अगर वो पोस्ट इलेक्शन अलायंस होता है तो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा,
वो सारा डिपेंड करता है कि कौन कितनी सीटें हासिल करता है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का प्लान ये है, क्योंकि सिंध निस्बतन उनके लिए सिक्योर्ड प्रोविंस है, तो वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ रूरल सिंध से ही वो क्लीन स्वीप नहीं करें, बल्कि अर्बन सिंध से भी मैक्सिमम सीट्स उठाएं MQM को साथ में ला के, और अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तो जाहिर है वो एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन पर जाएंगे जब जनरल इलेक्शन होंगे और मरकज़ में हुकूमत बनेगी। और जब फाइनली इंतखाबात आपको इस साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूँकि इत्तलात कुछ ऐसी आ रही है कि नून लीग चाह रही है कि इलेक्शन हो जाएं अक्टूबर नवंबर में, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी अभी तैयारी नहीं है, इसको ले जाएं फरवरी मार्च तक किसी तरह स्ट्रेच करके ले जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन का डिले चाह रहा है। मेरा ख्याल है नून ये श्योर नहीं है, क्योंकि नून ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ साहब पर जो पाबंदी है वो हट जाए और हट जाए, ताकि वो इलेक्शंस में वो यहाँ आ सकें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। 14 अगस्त का सुन रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त को। वो तैयारी तो पता नहीं कब से कर रहे हैं मियाँ साहब, लेकिन वो डेफिनेटली जब ये ग्राउंड बनेगा कि मियाँ साहब पर से पाबंदी हट सकती है, मियाँ साहब तभी पाकिस्तान आएंगे। अगर ये ग्राउंड नहीं बनता तो डेफिनेटली नून लीग चाहेगी कि इलेक्शन डिले हों, क्योंकि मियाँ साहब ही नून लीग के लिए जो है वो अगर आके कैंपेन करते हैं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। इवन सिर्फ मरियम नवाज से भी वो फ़ायदा ना हो इलेक्शन का। और फिर मैं ये कहूँगा कि सारा डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली जो PTI चेयरमैन हैं उनका क्या बनता है और PTI किस शक्ल में इलेक्शन में रहती है, पॉलिटिक्स में रहती है, वो डिपेंड करेगा। बहुत शुक्रिया बदर अब्बास साहब अपना तजिया देने के लिए। नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सिंध के अंदर जो इंटरेस्टिंग यानी कराची के अंदर पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर आया, लेकिन उससे कंट्रोवर्सी एक बड़ी खड़ी हो गई है। जमात इस्लामी हर फ्रंट पे मुर्तज़ा वहाब के इलेक्शन को चैलेंज करने जा रही है। किस तरह से पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी, पर्टिकुलरली सवाल जो तहरीक इंसाफ के 30 बलदियाती नुमाइंदों के गायब होने का, उनके वोटिंग पे ना आने का मामला भी बन रहा है, उस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 5 माह के बाद ही सही, लेकिन कराची में बिलाखिर बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद के बाद मामला अपने मंतकी इंजाम को पहुँच गया और शहर को नया मेयर भी मिल गया। जिस तरह से कराची में मेयर के इलेक्शन और नामजदगी का मामला एक तनाज़ा बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब की इस इलेक्शन में कामयाबी भी एक तनाज़ा ही बनती दिख रही है। इस तनाज़े की वजह इस नंबर गेम को समझा जा रहा है जो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हक में नहीं थी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास अक्सरियती वोट होने का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ ये इंतखाबी सरगर्मी हुई तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान के हिस्से में 160 वोट आए। हाफिज़ नईमुर रहमान के हाथ से निकलने वाली बाजी की बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के 29 मुनहरिफ अरकान पर डाली जा रही है, जिन्होंने बज़ाहिर अपना एक अलहदा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर इस इलेक्शन का ही बाइकआउट कर डाला। इसी बाइकआउट के पीछे सियासी पंडित हॉर्स ट्रेडिंग या जोर ज़बरदस्ती को भी खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे। बिलखुसूस 9 मई सानहे के बाद PTI पर जितना कड़ा वक्त है, उसको देखते हुए PTI की जानिब से हाफिज़ नईमुर रहमान की हिमायत करने वालों को भी बड़े जिगरे वाला करार दिया जा रहा है। अब इस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन चुके हैं और दिलचस्प तौर पर उन्होंने गुज़िश्ता रात से ही अपनी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर दिया था और अब पीपल्स पार्टी भी मामलात को ठंडा करने की डगर पर चल पड़ी है। सूबाई वज़ीर सिंध सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को दावत देते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान को भी मशवरा दिया है कि वो ज़िद छोड़ दें और अगर PTI वाले उनसे यकजा नहीं हुए तो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहिए। ताहम जमात इस्लामी इन इलेक्शन से मुतालिक किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रही। जहां आज जमात इस्लामी ने यौम स्या मनाया, जंग को अदालती और कानूनी महाज पर लड़ने के लिए भी कमर कस ली है। कराची में भी मैंडेट पे डाका डाला है। कल जो कुछ काउंसिल हॉल में हो रहा था वो जमहूरियत के कत्ल के सिवा कुछ नहीं था। 31 लोग मौजूद नहीं थे, हमने निशानदही की, लेकिन इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक टीम बना रहा। कराची के अवाम ने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाया है, कराची के अवाम का मेयर
जमात इस्लामी का मेयर है। कराची के मेयर से मुतल्लिक इस तनाज़े का क्या हल निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही वाज़े कर सकेगा। लेकिन अब अगला और बड़ा सवाल इस शहर कराची की हालत ज़ार का है, जिसका कोई पुरसान हाल भी नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने और कराची का मेयर किसी और जमात का होने के बायस इस शहर की तरक्की आपसी तनाज़े के तहत कुर्बान होती आई है। और अब ये बॉल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है, जिसका अपना मेयर कराची का रखवाला होगा। तहम सवाल ये है कि आया मुर्तज़ा वहाब को भी माजी के मेयर्स की तरह इख्तियारात के ना होने का रोना पड़ेगा, या फिर वो अपनी पार्टी से अपने शहर की तरक्की के लिए इन तमाम वसाइल को यकीनी बनाएंगे जिनका गिला माजी करीब के मेयर करते आए हैं। ये याद रहे कि बल्दियाती कानून किसी किस्म का इख्तियार मेयर या कौंसिल को नहीं देता। मेयर के इख्तियारात में ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, ना बिजली है, ना पुलिस है और ना ही सॉलिड वेस्ट। तो क्या मुर्तज़ा वहाब भी एक शो पीस मेयर साबित होंगे या फिर वो कराची की खिदमत कर सकेंगे? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन सिंध के वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन साहब ने, और हमें कुछ देर के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कराची से ही जमात इस्लामी के डिप्टी मेयर के कैंडिडेट थे सैफुद्दीन साहब। उनसे पहले बात कर लेते हैं सैफुद्दीन साहब से, फिर हम शरजील मेमन की तरफ जाएंगे। सैफुद्दीन साहब, ये बताएं कि इलेक्शन तो जैसे भी आप कहते हैं कि आपको हरवा दिया गया, आपका ये दावा है, लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब मेयर बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने दावत दी है कि आए साथ दें, मिल के कराची के अवाम की खिदमत करते हैं। क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर आपका जो एक मौक़िफ़ है कि हर तरह से हर महाज पे कानूनी जंग लड़ी जाएगी, और इस जंग को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, इस तरह की ऑफर्स की तो कोई औकात नहीं है। किसी की जिस तरीके से कोई कब्जागीर जो है किसी घर पर कब्जा करने के बाद ये ऑफर करे कि आइए एक कमरा आप ले लीजिए, तो जाहिर है कि इस तरह की ऑफर की ना कोई अखलाकी हैसियत है, ना कोई कानूनी हैसियत है। कल जो कुछ ऐवान में हुआ वह कल का ही तमाशा नहीं था, बल्कि गुज़िश्ता 15 जनवरी से जो कुछ होता आ रहा है। 15 जनवरी को इंतखाबात में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने कराची में 24-25 यूनियन काउंसिलों में रिजल्ट तब्दील करवाए और सुबह को जीते हुए शाम को रिटर्निंग ऑफिसर्स के हाथों हार गए, और उसके बाद जो है फिर 7 मई के इंतखाबात जो ज़मीनी इंतखाब था उसके अंदर भी यही हुआ। अच्छा, ये जो हम सुनते आ रहे थे ना कि छांगा मांगा और क्या कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग और सिंध हाउस जो इस्लामाबाद है, तो ये सारे किस्से हम समझते थे कि कराची तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने अब इस मामले को सिंध की जो लोकल काउंसिलें हैं वहां तक पहुंचा दिया है। सिंध के अंदर 1000 लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया, और कराची को फिर इन्होंने ये जो कल के जो इलेक्शन में वो ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ वालों ने आपको वोट नहीं दिया, ये उनके साथ आपका मामला है, वो कह रहे हैं हमें आप क्यों इस पे मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सारे मामले में? देखिए, तहरीक इंसाफ के लोगों का वोट ना देना अगर वो अपनी मर्जी से ना देते तो समझ में आता था, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से 9 मई से पहले से ये कहा जा रहा था कि कराची का मेयर हर कीमत पर जियाला होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उससे पहले ही से इन्होंने 9 मई से पहले से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इनके लोग हमारे से राब्ते में हैं। आप मुझे बताइए कि इस बात की कि आप दूसरी पार्टी के लोगों को डिफेक्शन पर आमादा करें, दूसरी पार्टी के लोगों को आप जो है रिश्वत की पेशकश करें, ओहदों की पेशकश करें, ये कहाँ का अखलाक और कहाँ का कानून है? फिर 9 मई का वाक़या इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। इन्होंने 9 मई के वाक़े से फ़ायदा उठाकर जितने भी कराची में चेयरमैन हैं उसको उन PTI के उनके घरों पर छापे मारने शुरू किए, उनको गिरफ्तार करना शुरू किया, उनको अगवा करना शुरू किया, उनको गायब करना, और कर ये रहे थे कि उनको थाने ले जाते थे। यानी आप कह रहे हैं कि आप इस जंग को मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे और किसी सूरत भी मुर्तज़ा वहाब को नहीं चलने देंगे? फाइनली मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। देखिए, जो जंग है ना, ये जंग क्या है? जंग हमारी और पीपल्स पार्टी की जंग नहीं है, बल्कि मसला ये है कि कराची के अवाम 15 साल से पीपल्स पार्टी के हाथों मुसीबत का शिकार हैं। कराची में इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आ भी गया तो उसके से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऑलरेडी 15 साल से कराची का हर ओहदा, वज़ीर आला, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर, हर चीज़ तो पीपल्स पार्टी के पास है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर आ भी गया या ये अपने मेयर साहब तशरीफ भी लाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुर्तज़ा वहाब 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहकर जा चुके हैं, और पिछली बारिशों में कराची जो हाल हुआ था 21 अरब से जो इन्होंने पैचिंग कराई थी वो पूरी की पूरी एक बारिश के अंदर बह गई थी। तो इस वक्त जो ये मुकाबला है ये पीपल्स पार्टी अवाम का है, जिन्होंने 9 लाख वोट जमात इस्लामी को दिए, 193 काउंसलर हमारे थे, उसको इन्होंने जो है सपुदाज किया सारे। बहुत शुक्रिया सर। शरजील मेमन साहब, जमात इस्लामी तो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे, इसके अलावा फिर वो कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और जो हमारा हक था मेयरशिप का हम वो लेके रहेंगे किसी सूरत भी।
बिस्मिल्लाह, शुक्रिया भाई। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ज़रा शिकस्त के बाद थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में और चीज़ों को समझने में। देखिए जी, जमात इस्लामी की हिस्ट्री देख लें आप। जमात इस्लामी कब उनको कराची की मेयरशिप मिली है। जब आमरीत रही है, या ज़िया-उल-हक के दौर में ये मेयर रहे हैं या मुशर्रफ के दौर में, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कभी जब जमहूरी हुकूमत हो, कभी इनको कराची की मेयर जो है इनको नहीं मिली है। दूसरी बात ये कि वही वाली बात इनकी कि जी पीटीआई ने वोट नहीं दिया, इल्ज़ाम हम पर। बोले जी लोगों को गिरफ्तार किया गया 9 में हमने तो नहीं करवाया, नंबर 1। नंबर 2 है कि 9 मई का वाक़ये की अगर मज़म्मत करते हैं तो 9 मई वाले वाक़ये में जिन लोगों ने मुलविस थे उनसे ये वोट लेने क्यों गए थे ये लोग। तीसरी बात कि अगर ये जो लोग 30 या 31 लोग जो नहीं थे, जो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, ये इन्होंने कहा कि जी उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया या उनको किडनैप किया गया। अगर गिरफ्तार या किडनैप होते तो उनके अहले खाना में से कोई एक थाने में जाता, एफआईआर कटवाता, या किसी कोर्ट में जाके पिटिशन दाखिल करता कि जी हमारे ये फलाना शख्स जो वो मिसिंग हो गया। एक का भी कोई अहले खाना में किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है, एक ने भी किसी ने कोई ये शिकायत नहीं की जी हमारा बंदा गायब है या क्या है। वो सारे के सारे कराची में अपने अपने घरों में बैठे, सारे के सारे। जमात इस्लामी एक एक घर में चली जाए। ये जो इत्तलात आ रही है कि 18 लोग कल जो है तहरीक इंसाफ के, वो एक ही घर में उन्हें रखा गया था, वहाँ पे वो मौजूद थे और वहीं पे उन्हें सारे इकट्ठे करके रखे गए थे कि घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 बलदियाती नुमाइंदे। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ बैठे हैं, मुझे ये पता है कि सारे कराची बैठे हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं और अपने अहले खाना के साथ बैठे हुए हैं और बड़े खुश बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी, देखिए बात सुने, एफआईआर कौन कटवाता है? आपके नाम की मैं एफआईआर किसी के ऊपर नहीं कटवा सकता। जमात इस्लामी ने उन पीटीआई के मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर कटवाई। उन लोगों ने अपने जब इंटरव्यू मैंने देखा था टीवी पे, उसमें उन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी को हमने कहा, उन्होंने नाम भी लिया हाफिज साहब का, कि हाफिज नईम साहब को हमने कहा कि जी आपने जो एफआईआर हमारे ऊपर कटवाई है, पहले आप वो एफआईआर वापस लें, फिर हमसे वोट की बात करें। जो कि उन्होंने कहा कि हमारे कहने के बावजूद जमात इस्लामी ने वो एफआईआर नहीं काटी है, मतलब वापस नहीं लिए। तो मुझे बताएंगे, एक तरफ आप उनके खिलाफ एफआईआर भी कटवा रहे हैं, फिर उनसे वोट भी मांग रहे हैं, और वो लोग आपको वोट दें या ना दें, उसमें पीपुल्स पार्टी का क्या वास्ता? और पीपुल्स पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करो, या सिंध गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करो कि वो पीटीआई के मेंबर्स को जबरदस्ती बोले आपको वोट दें? गिरफ्तार सिर्फ 2 या 3 लोग थे, वो 2-3 लोग जो है इल्जाम तो यही है आप पे कि जोर जबरदस्ती से दबाव में ला के तहरीक इंसाफ के 29-31 लोगों को गैर हाजिर करवाया गया है। देखिए, इल्जाम लगाने वाले को सबूत देने चाहिए ना। इल्जाम लगाने से इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी अगर उनमें से किसी ने इनको वोट, जो 3 लोग गिरफ्तार थे, वो तो उन्होंने आके इनको वोट दिए, उन सबको प्रोड्यूस किया, उसके लोगों को गिरफ्तार नहीं था। बकौल इनके पहले हाफिज साहब कहते कि वो किडनैप हो गए, तो भाई कोई एफआईआर कटे, आप भी एफआईआर आके कटवा लो उनके बिहाफ पे आके थाने में कि वो फलाना शख्स किडनैप हुआ है। उनके अहले खाने किसी का भाई होगा, वालिद होगा, बच्चे होंगे, कोई किसी बेगम साहब बात होगी, किसी के सुनने में ये भी आ रहा है शर्जील मेमन साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो 30 लोग जो गैर हाजिर हुए थे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का भी सोच रहे हो, ऐसी बात चल रही है उनके साथ आपकी? और उन्होंने मेरे भाई उन्होंने एक और बात भी कही थी, उन्होंने कहा कि हम पीपुल्स पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। पीपुल्स पार्टी ने वोटों के लिए तो सबसे रब्ता किया था ना, तो उन्होंने कहा पीपुल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो जो शख्स हमें भी वोट नहीं दे रहा, आपको भी नहीं दे रहा वोट, या अगर हमें दे रहा होता फिर तो आप कोई इल्जाम लगा सकते थे ना वो हमें वोट दे रहा ना आपको दे रहा, फिर भी आप बोल रहे हो कि वोट ना दे, आपको वोट ना दे के उनको फायदा हो रहा था, तो वोट क्यों देते वो आपको? क्यों और फायदा होता ना कि हमें अगर वोट हमें देते तो हमारे नंबर और स्ट्रांग हो जाते, 170 जगह हम लोग 200 मेंबर हो जाते हमारे। अच्छा, आप मुझे फाइनली ये बता दें कि पहले तो आपके पास एक्सक्यूजेस हुआ करते थे कि मेयर हमारा नहीं है, इसलिए कराची की हम खिदमत नहीं कर पाते, और फिर इख्तियारात का भी बड़ा मामला था, आप इख्तियारात शायद इसलिए नहीं देते थे कि मेयर किसी दूसरी पार्टी का हुआ करता था, अब मेयर आपका अपना है, अब आप इख्तियारात सारे देंगे मुर्तज़ा वहाब को, जो पहले अपने मेयर्स को नहीं दिए, जिनका रोना रहता था कि इख्तियारात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं भाईजान, कभी भी जो ना इख्तियारात कराची में मसला नहीं रहा है, कराची में मसला रहा है विल का। और आपने कहा कि जी पहले इख्तियारात का मसला था, कराची में कौन सा काम नहीं हुआ है? कराची में सड़कें बनी हैं, अरबों रुपए की सड़कें बनी हैं, कराची में अंडरपासेस बने, कराची में ओवरहेड ब्रिजेस बने। कराची में जो है, जो सबसे बड़ा कराची इशू था कचरे का, कचरे के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मुख्तलिफ चाइनीज कंपनीज और टर्किश कंपनीज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कचरा उठा रही है। कराची कचरा उठ रहा है। कराची में पानी, पीने के पानी के लिए जो वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, K4 पे भी काम चल रहा है, डिसैलिनेशन पे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रोजेक्ट का अप्रूव किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो हम डिसैलिनेशन चला रहे हैं, हम हबडम से पानी लेकर कराची में बसेस चल रही हैं। कराची में इससे ज्यादा और क्या है, पाकिस्तान पूरे में सबसे बेहतरीन अगर कोई टॉप ऑफ द लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है तो वो कराची में।
मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज, कोई दुनिया का कोई बड़ा शख्स, पाकिस्तान कोई बड़ा डॉक्टर मेरे सामने बैठा दे, मुझसे एक एक हॉस्पिटल में डिस्कशन कर ले कि इस नौयत का कोई कहीं भी कोई फ्री इलाज कहीं भी हो रहा है, नहीं हो, सिर्फ कराची में हो रहा है। अगर सारी चीजें हो रही हैं तो कराची को पीपुल्स पार्टी ओनरशिप दे रही है कराची को ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, मैं कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कानून साजी के हवाले से। पहले एक कानून बनाया गया PMLN की तरफ से मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, फिर दूसरा एक्ट आया, उसमें भी फ़ायदा शायद नहीं हो सका। अब एक तीसरी कानून साजी कर दी गई है आज PMLN की तरफ से सेनेट के अंदर। फ़ायदा ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ को पहुँचाना है, लेकिन क्या फ़ायदा असल में मिल पाएगा? बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जहां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक इंतहाई अहम मुकदमा चल रहा है, जिसके तहत भी नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले फैसले पर नजरसानी की अपील के लिए राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब आज बज़ाहिर हुकूमत ने एक ही इंतहाई अहम कदम उठाया इसी सिमत में, जब सेनेट के अहम इजलास में इलेक्शन एक्ट में इस तरमीम की बज़ाहिर मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत आर्टिकल 62-63 के तहत होने वाली नाअहली की मुद्दत 5 बरस से ज्यादा नहीं हो सकेगी। आज सेनेट इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया है। आज़ाद सेनेटर दिलावर हुसैन की जानिब से पेश किए गए इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन में तरमीम के बिल 232 में कहा गया है कि अहलियत और नाअहली का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जहां आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराम किया गया है। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीकाकार या मुद्दत फराम नहीं की गई, इस एक्ट की दफात लागू होंगी। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। इस बिल में मजीद कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। यानी ये वो अहम तरीन तरमीम है जिसके तहत मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और हाल ही में मार्ज वजूद में आने वाली पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की भी सियासी नाअहली खत्म हो सकेगी। दूसरी जानिब सेनेट की आज ही के इजलास में एक और अहम तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को खुद से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। पहले इख्तियार सदर मुमलिकत के पास हुआ करता था। इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हसन रजा पाशा ने, जो कि चेयरमैन है कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। पाशा साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, आज जो कानून साजी की गई है, बज़ाहिर लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। देखिए, बात यह है कि जो सज़ा 62-63A के तहत सज़ा होती थी, उसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया कि नाअहली कितने अरसे के लिए होगी। आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकामा में सज़ा दी गई, सज़ा तो हो गई, जो भी था 6 साल 7 साल जो भी थी, अब उसकी अपील वो पेंडिंग है। उस दौरान वो तशरीफ ले गए बाहर, लेकिन फिर पिटीशन आई कि ये सज़ा होने के बाद क्या ये नाअहली कितने अरसे के लिए है, ये डिटरमिन किया जाए। तो उस वक्त सामने ये बात आई कि आइन में मेंशन नहीं किया गया कि कितनी सजा है, तो फिर लाइफ टाइम उन पे लगा दी गई। अब सूरत हाल ये है कि सजा 5 साल है और लाइफ टाइम के लिए उनको 302 का कोई मुल्ज़म है, उसकी भी नाअहली 5 साल के लिए होती थी। बाकी तमाम जराइम में नाअहली जो है वो 5 साल के लिए है, लेकिन इस केस में 62-63A की वायलेशन के हवाले से सजा जो है वो लाइफ टाइम के लिए दे दी गई नाअहली। तो अभी ये जो अमेंडमेंट आई है, मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोगों को फायदा होगा। क्योंकि देखिए, एक इनएडवर्टेडली अगर आप एक छोटी सी चीज मेंशन करने से रह गए अपनी या अपने स्पाउसेस की, तो उसकी इतनी बड़ी सजा मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर करप्शन चार्जेस हैं तो करप्शन चार्जेस उसके मुतलका कवानीन के तहत ट्रायल हो के उनको सजा जो भी बनती है वो आप दे सकते हैं, लेकिन नाअहली की सूरत में आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेशियो है उस जुर्म की, उसकी क्या सजा है, और क्या अगर एक फर्ज कर लें अगर कंटेम्प्ट होती है और कंटेम्प्ट की सजा कोर्ट 6 महीने तक मैक्सिमम दे सकती है, तो क्या उसकी नाअहली जो है वो लाइफ टाइम होगी? उसकी नाअहली भी आपको देखना पड़ेगा उस हवाले से कि 6 महीने की सजा की नाअहली लाइफ टाइम नहीं बल्कि
5 साल, 3 साल या 2 साल इस तरह होनी चाहिए। सर अब मुझे बता दें कि 3 रुकनी बेंच पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को भी सुन रहा है और एक केस में 3 रुकनी बेंच ये राय दे चुका है कि आईनी तरमीम करने की सूरत में ही ये नाअहली आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मामला आइन की तशरीह का है, कानून की तशरीह का नहीं है। आप दो चीज़ों को इकट्ठा मिला के चल रहे हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको 8 रुकनी बेंच ने सस्पेंड किया है, लेकिन जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है जिसको सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिए थे, उस हवाले से उसको 3 रुकनी बेंच सुन रहा है। उसमें ये बात नहीं की गई कि इसमें वो होना चाहिए, आईनी तरमीम होनी चाहिए, लेकिन प्रोसीजर जो बिल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें जरूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 184(3) में अगर आप अपील प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट में ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की अभी तक, जो प्रोसीडिंग इस वक्त तक हुई है। तो ये जो कानून में तरमीम की गई है इसमें इलेक्शन एक्ट में 232 और फिर 57 में, तो इसमें कोई आइन में तरमीम की जरूरत नहीं। जो कार्य करना शायद उसके लिए रेमेडी उसे 184(3) में मिलती है या 62(1)(f) में तरमीम करके उन्हें ये नाअहली के हवाले से मुद्दत का वो तयन कर सकते हैं, क्योंकि आइन को एक एक्ट या कानून ओवरराइड नहीं कर सकता, आपको आइन के अंदर ही तरमीम शायद करनी पड़ेगी। 263A में नाअहली के हवाले से आइन खामोश है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आइन में कोई ये नहीं कहा गया कि लाइफ टाइम नायल होगा कोई बंदा भी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पहले भी मामला चैलेंज हुआ, नोटिस ले चुकी है 2 बिल्स इसी से जुड़े जो पहले पास हुए थे। देखिए बात ये है कि कानून बनाना और कानून में अमेंडमेंट करना पार्लिमान का काम है। अगर पार्लिमान ने ये काम किया है तो ये कलेक्टिव विजडम है पार्लिमान का कि उन्होंने ये चीज की है। हाँ, एक चीज में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको टेक अप कर सकती है, अगर कोई शख्स चैलेंज करता है और उसमें ये कहता है कि ये आइन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट की गई है या उसके खिलाफ ये कानून बनाया गया है, तो और फिर साबित करना पड़ेगा कि ये आइन के खिलाफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे भी दे सकती है, इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। लेकिन अगर आइन के खिलाफ ये नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन के जो आज हुकूमत की तरफ से सेनेट में बिल पास किया गया है जिसमें नाअहली की मुद्दत मैक्सिमम 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, जिससे पहले ताहयात नाअहली का मामला है मियां नवाज शरीफ का जहांगीर का बजाय लग ये रहा है कि इन दोनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कानून साजी की गई है, लेकिन हसन रज़ा पाशा साहब की राय से मुख्तलिफ है। आज की में तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।